हेलो स्टूडेंट्स, हम सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं और सेल चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी इसे कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत शब्द आते ही हमारे माइंड में सबसे पहले आते हैं स्लाइडन एंड स्वान, लेकिन उससे पहले अपन 2 पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं कि इस सिद्धांत को सबसे पहले एम.आई. ड्यूट्रोचेट नामक वैज्ञानिक ने दिया था सन 1824 में। सन 1824 में एम.आई. ड्यूट्रोचेट नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की थी। लेकिन ये कंप्लीट इस सेल थ्योरी के बारे में नहीं बता पाए थे, इसी वजह से इसको आगे बढ़ाकर इसे स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका परिकल्पना यानी सेल कंसेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया। लेकिन अकेले स्वान भी इस सेल थ्योरी को या फिर सेल कंसेप्ट को कंप्लीट पूरी तरह से नहीं बता पाए थे, तो इन्होंने किसका साथ लिया? फिर स्लाइडन का। तो स्लाइडन और स्वान ने इस कोशिका परिकल्पना को आगे बढ़ाकर कोशिका सिद्धांत के नाम से फिर से प्रस्तुत किया। स्लाइडन व स्वान ने सन 1838-39 में इसे आगे बढ़ाकर कोशिका सिद्धांत मीन्स सेल थ्योरी के नाम से प्रस्तुत किया। देखो, जब भी ये स्लाइडन और स्वान का नाम आता है, मैथियास स्लाइडन, और इनके ब्रैकेट में लिखा हुआ आता है बी, यानी ये बोटनी से रिलेटेड थे। बस थियोडोर स्वान, एक बार पूरा नाम लिख देते हैं इनका, जड़ ने यह, जड़ का मतलब है यहां पर जूलॉजी, यह सिद्धांत सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया। यानी दोनों ने कंबाइंड होकर एक साथ एक दूसरे का साथ देकर इस थ्योरी को प्रेजेंट किया। अब मैटर ये करता है कि इस थ्योरी के माध्यम से इन दोनों साइंटिस्टों ने सेल के बारे में अपने क्या क्या विचार प्रस्तुत किए थे। तो एक पॉइंट और लिखो, स्लाइडन व स्वान ने इस कोशिका सिद्धांत के माध्यम से कोशिका के बारे में निम्न जानकारियां प्रस्तुत की थी।
ऊपर से लिखने स्टार्ट करता हूं मैं एक एक पॉइंट करके। अभी सेल थ्योरी के माध्यम से इन्होंने एक प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में क्या क्या बताया, कुछ पॉइंट्स हैं इंपोर्टेंट, वो अपन रीड कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सारा पॉइंट्स। कई बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहीं से प्रश्न उठकर आएगा, पॉइंट्स उठकर आएंगे। देखो इसको मिटा देता हूं। अब सेल थ्योरी के माध्यम से इन्होंने, इन दोनों साइंटिस्टों ने सेल्स के बारे में क्या कहा, उसमें अपन पहला पॉइंट लिखने वाले हैं, ये रहा। जैसे कि इन्होंने एक बात बोली थी कि पादप कोशिका, कुछ सिंपल पॉइंट्स जो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं पहले वो लिख लेते हैं। पादप कोशिका वो चारों ओर से, या पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटा आवरण पाया जाता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने एनिमल सेल के लिए भी बोला, जंतु कोशिका के चारों ओर एक पतला आवरण पाया जाता है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये दो पॉइंट्स ऑलरेडी अपन पहले पढ़ चुके हैं। इन्होंने भी इसके बारे में जानकारी दी कि प्लांट सेल के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है वो सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। तीसरा पॉइंट देखिए, फिर इन्होंने सेल के बारे में एक बात बोली कि सभी सजीवों, चाहे वो पादप हो या फिर वो जंतु हो, का शरीर एक अथवा कई कोशिकाओं से मिलकर कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों, एक और शब्द जोड़ देते हैं यहां पर, तथा उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। अब इस लाइन पे गौर करेंगे अपन, और यहीं से निकलेंगे कोशिका सिद्धांत के अपवाद, कि सभी सजीवों, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, हम अच्छे से जानते हैं अगर किसी सजीव का शरीर केवल एक कोशिका का बना हुआ है तो हम उसे किस नाम से जानते हैं, एक कोशिकीय सजीव, मींस यूनिसेलुलर लिविंग्स। लेकिन अगर उसका शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना है तो हम उसे किस नाम से जानते हैं, बहुकोशिकीय सजीव, मींस मल्टीसेलुलर लिविंग्स। उत्पाद से मतलब सेल्स होती है, सेल्स के कई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमारी सेल से मिलकर टिश्यूज बना, टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन्स बने। स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, इसके भी उत्पाद देखो डेरिवेटिव्स जिसे कहते हैं, जैसे ये नाखून निकले, रोम निकले, पशु है तो सींग निकले, खुर निकले, ईटीसी। तो कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। एक और पॉइंट देख लेते हैं हम यहां पर, जो कोशिका से संबंधित ही है। पादप कोशिका चलो एक पॉइंट और लिखते हैं जो इस पॉइंट से रिलेटेड है। सभी सजीवों, सभी बहुकोशिकीय सजीवों, भाई जो एनिमल्स या प्लांट एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है, वो तो यूनिसेलुलर ही रहेगा लाइफ टाइम, सिंगल सेल का बना हुआ रहेगा। लेकिन इन्होंने जो नेक्स्ट पॉइंट बोला वो इसके लिए बोला था कि जो लिविंग्स कई कोशिकाओं से मिलकर बने हुए, मतलब मल्टी सेलुलर होते हैं, उनके लाइफ की शुरुआत, जो लाइफ की बिगनिंग होती है, उनकी शुरुआत होती है वो केवल एक कोशिका से होती है, यानी सभी बहुकोशिकीय
सजीवों, चाहे वो पादप हो या जंतु, के शरीर के जीवन की शुरुआत केवल एक कोशिका से होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आज हम मल्टीसेलुलर हैं, यानी मनुष्य एक मल्टीसेलुलर लिविंग्स हैं। और ये लाइन ये कहना चाहती है कि हमारे शरीर में 75 से 100 खरब कोशिकाएं भले आज प्रेजेंट है, लेकिन इस बहुकोशिकीय शरीर के जीवन की शुरुआत भी एक कोशिका से हुई थी। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या वास्तव में बहुकोशिकीय सजीवों के जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है? तो राइट आंसर है बिल्कुल होती है। जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि एक पिता और माता प्लान बना रहे हैं कि उन्हें एक संतान उत्पन्न करनी है, तो पिता तो क्या देंगे, स्पर्म, और माता क्या देगी, ओव्यूम। ये 23 गुणसूत्र रखता है, ये भी 23 गुणसूत्र रखता है, दोनों आपस में मिलेंगे, मतलब एक दूसरे से निषेचन क्रिया संपन्न करेंगे, फर्टिलाइजेशन, ये इसको भेद कर अंदर प्रवेश करेगा, यानी 23 क्रोमोसोम इस अंडे के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो फाइनली ये 23 क्रोमोसोम तो पिता के और ये 23 क्रोमोसोम है माता के। तो इस संरचना को जब तक ये वाले क्रोमोसोम यानी पिता के क्रोमोसोम इसके अंदर एंट्री नहीं करते, तो हम इस संरचना को क्या कहते हैं, अंडाणु। लेकिन जैसे ही पिता के 23 क्रोमोसोम यहाँ पर एंटर हो जाते हैं, तब हम इसको अंडाणु न कहकर हमारे शरीर की पहली कोशिका कहते हैं, जिसका नाम है युग्मनज अथवा जाइगोट। और ये सभी बहुकोशिकीय सजीवों के जीवन की पहली कोशिका है, युग्मनज या जाइगोट, जिससे आज ये बहुकोशिकीय सजीव का निर्माण हो चुका है। तो ये लाइन बिल्कुल सही बोली है इन्होंने कि प्रत्येक मल्टीसेलुलर लिविंग्स की जो लाइफ बिगनिंग होती है वो यूनिसेलुलर से ही होती है। इसके बाद अपन चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, जो इन्होंने बोला था कि कोशिका में, यानी जो सिंगल सेल होती है, कोशिका अपने आप में एक सजीव है तथा पादप व जंतु इन सजीव कोशिकाओं के समूह हैं। यानी इन्होंने बोला कि हम तो ग्रुप हैं, किसका, सेल्स का। हमारी बॉडी तो क्या है, यानी जितने भी मल्टीसेलुलर्स हैं उनकी बॉडी सेल्स का ग्रुप है, यानी कई सेल्स आपस में मिलकर एक बॉडी का निर्माण कर रही है। और ऐसा इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि इनका ये कहना था कि प्रत्येक कोशिका वह सभी क्रियाएं संपन्न करती है जो उससे मिलकर बना सजीव शरीर करता है। अतः कोशिका को सजीव शरीर की उपापचयी क्रिया इकाई यानी यूनिट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और बात बोली, एक और मेटाबॉलिक प्रोसेस है अपने पास, रिप्रोडक्शन या फिर सेल्फ रिप्रोडक्शन, जो कोशिका करती है कि कोशिका अपने आप में स्वजनन कर लेती है, यानी अपने समान नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कर देती है। तो नेक्स्ट लाइन अपन लिखेंगे जो इन्होंने कोशिका सिद्धांत के माध्यम से बोली थी। अगला पॉइंट है अपने पास कि कोशिका स्वजनन करने की
क्षमता रखती है। अतः इसे सजीव शरीर की प्रजनन इकाई यानी यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन इकाई भी कहते हैं। और देखो इनका जो टॉपिक है सेल थ्योरी, तो इन्होंने जितने भी नाम दिए थे वो सेल से रिलेटेड दिए थे। तो ये छोटी सी गलती क्या कर बैठे, इन्होंने एक और बात बोली कि जो कोशिका होती है वो सजीव शरीर की आनुवंशिक इकाई होती है। कोशिका सजीव शरीर, चाहे वो पादप हो या जंतु, की आनुवंशिक इकाई जेनेटिकल यूनिट होती है। अब ऐसा इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि इसके केंद्रक में यानी कोशिका के केंद्रक में, क्योंकि इसके केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। इसमें आप एक लाइन और जोड़ सकते हो, कोशिका स्वजनन करने की क्षमता रखती है तो इसे शरीर की प्रजनन इकाई कहते हैं। इसी कारण से यानी स्वजनन करने की क्षमता रखती है, इसी कारण से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, अब स्वजनन करेगी तो पुरानी कोशिकाएं स्वजनन करके वापस से नई कोशिकाओं का निर्माण कर देगी। इसी कारण से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती यानी अपने से पहले स्थित पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। एक बार फिर देख लो, जैसे मान लेते हैं कि गाड़ी चलाते वक्त, कबड्डी खेलते वक्त, क्रिकेट का कैच लेते समय हम गिर गए, छिल गए, यहां पर काफी गहरा चोट लगा है हमें, हम देखते हैं कि थोड़े दिन बाद वो घाव वापस से भर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितनी कोशिकाएं नष्ट हुई थी उनका निर्माण वापस से हो गया। किसने किया, बाकी बची सेल्स ने, यानी पूर्ववर्ती कोशिकाएं, यानी जो कोशिकाएं नष्ट हो गई उनसे पहले स्थित पीछे की ओर स्थित कोशिकाओं ने नई कोशिकाओं का क्या कर दिया, निर्माण। क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाएं क्यों करती है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका में स्वजनन करने की क्षमता होती है, अपने समान नई कोशिकाओं का निर्माण करने की क्षमता होती है। तो हमने एक लाइन और ऐड की है, एक बार फिर रीड कर देता हूं मैं। कोशिका स्वजनन यानी सेल्फ रिप्रोडक्शन करने की क्षमता रखती है, अतः इसे सजीव शरीर की प्रजनन इकाई यानी रिप्रोडक्टिव यूनिट भी कहते हैं। इस कारण से यानी स्वजनन करने के कारण, इस कारण से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति या निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। लेकिन ये बोल तो गए कि नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, लेकिन किस प्रकार से पुरानी कोशिकाएं नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, इस बात को बताने में यह सिद्धांत असफल रहा था। ये इसकी कमी है जो अपन लिखेंगे अभी लास्ट में। फिलहाल इनकी एक और गलती देख लो कि इन्होंने कोशिका को सजीव शरीर की आनुवंशिक इकाई कह दिया, जेनेटिकल यूनिट ऑफ लिविंग सेल, जबकि ये गलत है। आनुवंशिक इकाई किसे कहा जाता है वर्तमान में, जीन को। अपन लिखेंगे इसके अपवाद क्या क्या हैं। इन्होंने एक और बात बोली थी कि कोशिका में डीएनए व आरएनए दोनों पाए जाते हैं। क्या बात बोल दी इन्होंने कि कोशिका में डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। बात कई हद तक सही भी है, लेकिन किसी को लेकर ये गलत हो सकती है, वो इसका अपवाद बन जाएगा। यानी जो छठा पॉइंट हमने लिखा, जो सातवां पॉइंट हमने लिखा, जो आठवां पॉइंट हमने लिखा, ये तीनों लाइनें इस सिद्धांत की क्या बन गई, अपवाद। तो यहां तक आप नोट करो, कोशिका सिद्धांत के बारे में करीब करीब हम अच्छा लिख चुके हैं। इसके बाद एक टॉपिक लिखते हैं, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। अब
अब इसके अपवाद क्या क्या बन गए वो अपन देख लेते हैं। देखो, इन्होंने एक बात बोली थी कि दुनिया में जितने भी सजीव प्रेजेंट हैं उनका शरीर या तो एक कोशिका से मिलकर बना है या फिर कई कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन इसका जो पहला अपवाद बना वो था विषाणु या वायरस। ऐसा क्यों? क्योंकि विषाणु या वायरस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कंप्लीट एक यानी जिसकी बॉडी कंप्लीट एक सेल की भी बनी हुई नहीं है, यानी कोशिका के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो इसमें विद्यमान नहीं होते। देख लेते हैं एक बार। इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक व रिक्तिका आदि उपस्थित नहीं होते हैं। एक और लिख लेते हैं अपन, व कोशिकांग। कोशिकांग में सभी आ गए, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ईटीसी। वह कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल्स उपस्थित नहीं होते हैं, अतः इसे एक पूर्ण कोशिका यानी कंप्लीट सेल, पूर्ण कोशिका अथवा संरचना नहीं माना जाता है। जबकि कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी सजीव हो, चाहे एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, उसका जो बॉडी बना होगा वो कम से कम एक कोशिका से या फिर कई कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी। लेकिन वायरस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी बॉडी कंप्लीट एक सेल की भी बनी हुई नहीं है। तो ये इसका मुख्य अपवाद हुआ। एक और देख लो वायरस को लेकर ही पॉइंट। कोशिका सिद्धांत वाले साइंटिस्टों ने कहा था, स्लाइडन और स्वान ने कहा था कि कोशिका या सजीवों की जो कोशिका होती है उसमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड या आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन वायरस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें केवल या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए, दोनों कभी भी एक साथ वायरस की बॉडी में प्रेजेंट नहीं होंगे। इसमें या तो केवल डीएनए पाया जाता है या केवल आरएनए, अर्थात इसमें यह दोनों कभी भी एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं। ये लो एक और अपवाद हुआ अपने पास। सेकंड नंबर पे अपन चलते हैं एक और अपवाद की तरफ, जो उन्होंने बोला था कि सभी सजीवों का शरीर कम से कम एक कोशिका का तो बना होगा, लेकिन वायरस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कम से कम एक कंप्लीट सेल भी प्रेजेंट नहीं है और न ही इसमें डीएनए आरएनए दोनों एक साथ प्रेजेंट है। इसमें या तो केवल डीएनए प्रेजेंट होगा या केवल आरएनए। एक और तरफ चलते हैं अपन, सजीव शरीर की आनुवंशिक इकाई कोशिका
न होकर कौन होगी, जीन होती है। ये लो, ये 2 पॉइंट्स, वैसे तो 3 पॉइंट हो गए, 1 2 और 3, वायरस से रिलेटेड 2 थे तो 2 ये हो गए और 1 ये हो गया। फाइनली 2 अपवाद या 3 अपवाद हम लिख चुके हैं। एक और लिख लेते हैं अपन, कोशिका सिद्धांत की असफलता के कारण। एक टॉपिक और डाल लो, कोशिका सिद्धांत। देखो यहां पे अपवाद में चाहो तो एक और लिख सकते हो कि कुछ वैज्ञानिक जो अकोशिकीय सजीव हैं जैसे अमीबा आदि, उनको भी सिद्धांत का अपवाद मानते हैं। मैं लिखा देता हूं, कुछ वैज्ञानिक अकोशिकीय सजीवों यानी असेलुलर सेल्स, कुछ वैज्ञानिक अकोशिकीय सजीवों जैसे अमीबा आदि को भी इस सिद्धांत का अपवाद मानते हैं। यहां तक नोट कीजिए आप। इसके बाद लिखिए नया टॉपिक, कोशिका सिद्धांत की असफलता के कारण। असफलता के देखो ये कारण भी बन गए, जो इसके अपवाद थे ये सारे के सारे इसकी असफलता के कारण थे। और एक लाइन जो बची हुई है वो मैं यहां लिखा देता हूं, आप ये सारे कारण इस असफलता में भी नोट कर सकते हैं। असफलता का जो एक और कारण रहा था इनके अलावा वो ये था कि इस सिद्धांत ने ये तो बता दिया कि एक कोशिका स्वजनन करने की क्षमता रखती है, यानी वो अपने समान एक नई कोशिका या एक से अधिक नई कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। लेकिन एक पूर्ववर्ती कोशिका एक नई कोशिका का निर्माण कैसे करती है, इस बात की व्याख्या ये सिद्धांत नहीं कर पाया। यानी देता हूं मैं, एक पूर्ववर्ती नई कोशिकाओं की उत्पत्ति अथवा निर्माण नई कोशिकाओं की उत्पत्ति अथवा निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा किस प्रकार से यानी किस विधि से होती है, इस बात की व्याख्या या पुष्टि अथवा पुष्टि यानी प्रूफ करने में यह सिद्धांत असफल रहा। इसके साथ अपना ये सेल थ्योरी नामक टॉपिक कंप्लीट हुआ। लेकिन ये 1838-39 में दिया गया था। इसके बाद कुछ वैज्ञानिक और आए जिन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत की नींव रखी। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए अब, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। इसे कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। आधुनिक कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक भी 2 थे। सबसे पहले हम उनका नाम लिख देते हैं। यह सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो व कोल
नेगेली या कोलनेजेली नामक वैज्ञानिकों ने सम्मिलित रूप से दिया था। और इस सिद्धांत को समझाने के लिए इन्होंने एक और बात बोली थी कि जो नई कोशिकाएं होती है, यह सिद्धांत ये बताने में सफल रहा था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कैसे होती है। तो इन्होंने आंसर दिया था कोशिका विभाजन के द्वारा। लेकिन उससे पहले अपन एक लाइन लिखते हैं, इस सिद्धांत को समझाने के लिए, इस सिद्धांत को समझाने के लिए इन्होंने सेल लाइनेज का नियम मीन्स सेल लाइनेज थ्योरी दिया था। और इस थ्योरी के माध्यम से इन्होंने एक बात बताई कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति इस सिद्धांत अथवा नियम के द्वारा इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। ये वाली लाइन तो कौन दे चुके थे? कोशिका सिद्धांत वाले स्लेडन एंड स्वान। लेकिन इन्होंने नया क्या दिया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। और विभाजन को अपन कहते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, या तो समसूत्री या अर्धसूत्री या असूत्री कोशिकाओं के विभाजन से होती है, जिसे ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा जाता है। ये इनकी लैंग्वेज में कहता है नई कोशिकाओं की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। इनकी लैंग्वेज में कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसी के साथ आपका कोशिका सिद्धांत और आधुनिक कोशिका सिद्धांत दोनों कंप्लीट हुए।